हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीज़ा सपोर्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं जीसीसी मेडिकल, गमका मेडिकल के बारे में। दोस्तों गमका मेडिकल क्या होता है, गमका मेडिकल कैसे करवाया जाता है, गमका मेडिकल कहाँ से होता है और गमका मेडिकल के लिए ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, इसका पर्ची कैसे निकालेंगे, कितना पैसा लगता है, गमका मेडिकल किस किस कंट्रियों के लिए होता है और गमका मेडिकल कौन कौन कंट्री वालों को करवाना पड़ता है, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊँ तो आपको वो ऑन टाइम मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ का, जो गल्फ़ काउंसिल कंट्री है, उनका हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए कि ये गमका मेडिकल आया कहाँ से और कब से होने लगा। ये सारी चीज़ों का डिटेल दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे देने वाला हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं गल्फ़ काउंसिल कंट्री के बारे में। तो जीसीसी कंट्री, जिसे हम कहते हैं गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल। तो दोस्तों इस कंट्री, जो गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल का गठन 1981 में हुआ था एज ए संस्था के रूप में इसका गठन किया गया था 1981 में। इसका टोटल मेंबर जो है दोस्तों 6 हैं, जिनमें ये कंट्रियाँ बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई, ये 6 कंट्री हैं ये जीसीसी कंट्रीज के अंदर, इस संस्था के अंदर। और ये जो 6 ये 6 कंट्री जो है दोस्तों, ये 6 के 6 राजशाही कंट्रीज़ हैं। मीन्स ये 6 कंट्री में राजाओं का राज चलता है। यहाँ पूर्णतः राजाओं का हुक्म चलता है। मीन्स राजा जो हमारे इंडिया के अंदर 100, 200, 300 साल पहले थे राजाओं का हुक्म या राजाओं का राज करना, वो सारा इन कंट्रियों में स्टिल अभी भी मौजूद है और उसी के हिसाब से ये कंट्री फॉलो करती है और उसी के हिसाब से चलती है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो इस 6 कंट्री में से दोस्तों 3 कंट्री में कतर, कुवैत, बहरीन संवैधानिक राजतंत्र है। अब ये संवैधानिक राजतंत्र होता क्या है? तो दोस्तों संवैधानिक राजतंत्र का मतलब ये होता है कि राजा जो है वहाँ का एक संविधान के अंदर काम कर रहा है। मीन्स एक लॉ एंड ऑर्डर है, उसके अंदर ये राजा बढ़ के कर रहा है। ये राजा को भी, जो यहाँ इन तीनों कंट्री का राजा है, उन्हीं के अंदर इनको डिसीजन लेना होता है और उसको पालन करवाना होता है एक संविधान के अंदर। तो अब बात करते हैं दोस्तों सऊदी अरब या ओमान के बारे में। ये पूर्ण राजशाही कंट्री है दोस्तों। यहाँ पे पूर्ण राजशाही है, पूरा राजाओं का हुक्म यहाँ चलता है। मतलब पूर्णतः राजा जो कहेंगे वही होगा, कोई यहाँ पे संविधान नहीं है। अगर राजा को आज मन कर जाए कि हमारे यहाँ कुछ नया होना चाहिए तो वो एक ऑर्डर बस देंगे और हो जाएगा। उसके लिए कोई संविधान पारित नहीं करवाना पड़ेगा। जैसे अपने इंडिया में होता है ना, अपना इंडिया में जैसे राज्यसभा है, लोकसभा है, तो वहाँ पे संविधान पारित करना पड़ता है कोई भी डिसीजन लेने के बाद या लेने से पहले। अगर वो राज्यसभा या लोकसभा पास करेगा तभी जाके वो लोगों पे लागू होगा, अथवा बिल्कुल नहीं होगा। तो बट यहाँ जो है सऊदी अरब और ओमान में ये सिस्टम बिल्कुल नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है, इनको जब जो मन आएगा वही करेंगे इनके यहाँ के राजा को। अब ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि इनका जो मन आता है वही करते हैं। कुछ अच्छा कर रहे हैं तभी यहाँ तक राजतंत्र है और यहाँ का जो पब्लिक है, यहाँ का जो वासी है वो खुश है, कोई दुखी नहीं वहाँ पे, और वो प्रगति भी कर रहे हैं। अब बचा हुआ यूएई पे अब बात करते हैं दोस्तों। यूएई यहाँ संघीय राजतंत्र है। संघीय राजतंत्र का मतलब दोस्तों होता है कि यूएई में टोटल 7 राज्य हैं और 7 अलग अलग देश कहलाते हैं इंटरनली। बट ये जब इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने वाली जब बात आती है तो यूएई उनको रिप्रेजेंट करती है। यूएई के अलावा तो 7 राज्य हैं, उसका अलग अलग नाम है। मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है। तो 7 राज्य का अलग अलग राजा है वहाँ पे। इसलिए आपने सुना होगा कि यूएई के लिए, अबू धाबी के लिए आपको गमका मेडिकल लगता है और बचे हुए दुबई में नॉर्मल मेडिकल में आपका काम हो जाता है। तो यही डिफरेंस है, यही चीज़ मैं बताने वाला था कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी ये टॉपिक देखने के बाद कि कहाँ यूएई में आधे एक अबू धाबी में गमका क्यों लग रहा है और बाकी दुबई में नॉर्मल मेडिकल क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे संघीय राजतंत्र है। अलग अलग
7 स्टेट है, सबका अलग अलग रूल है, कानून है। जैसे इंडिया में हर एक स्टेट का अपना अपना नियम कानून है, वैसे ही वहाँ पे 7 राज्य का अपना अपना नियम कानून है। बट जब भी वो इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने वाली बात आती है तो आबू धाबी सबको लीड करता है। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं कि ये गमका मेडिकल का गठन कब हुआ। अब गमका मेडिकल की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों जो ये 6 जीसीसी कंट्री है, इनको एक रियलाइज़ हुआ कि हमारे देश में जो काम करने वाले लोग आते हैं उनका जो क्वालिटी लेवल को हम कैसे लाएं। कई बार इनके पास ऐसा भी चला जाता था कि जो पहले से बीमार और वहाँ पे जाने के बाद ज़्यादा बीमारी हो जाता था। और पुराने ज़माने में जैसे आपने कोरोना वायरस अभी रिसेंटली देखा है, इसी तरीके का महामारी नॉर्मल थी, आती रहती थी। तो इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए इन 6 देशों ने एक गल्फ हेल्थ काउंसिल का गठन किया, जो 2004 में इसका गठन किया गया था। ओके, और इसके बाद इन लोगों ने एक एक करके 21 कंट्री को इसके अंदर लिस्ट कर दिया कि इन 21 कंट्री से आने वाले कामगारों को ये मेडिकल करवाना अनिवार्य है, अथवा आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा इस कंट्री का। ओके दोस्तों, तो ये था कुछ इतिहास जीसीसी कंट्री के बारे में। अब बात करते हैं गमका मेडिकल किन का होता है। तो दोस्तों गमका मेडिकल जो होता है सिर्फ वर्क वीज़ा पे जो जाते हैं काम करने के लिए इन 6 कंट्री में, उनका कराया जाता है गमका मेडिकल। अगर आपके पास वैलिड वर्क वीज़ा है 2 साल वाली, तो आपको गमका मेडिकल करवाना अनिवार्य है। अगर आप टेम्पररी जा रहे हैं, शटडाउन में जा रहे हैं, या विजिट वीज़ा में जा रहे हैं, या एक होता है बिजनेस वीज़ा में जा रहे हैं, तो आपको कोई मेडिकल कराने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल मेडिकल आप करवा सकते हैं, या ज़रूरत पड़ती है तो आपसे करवाया जाएगा, बट गमका मेडिकल बिल्कुल नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, ये था गमका मेडिकल का हिस्ट्री। अब बात करते हैं गमका मेडिकल है क्या। दोस्तों गमका मेडिकल एक एसोसिएशन है इन 6 देशों का, जो आपको गंतव्य देश में जाने से पहले ये मेडिकल करवाना अनिवार्य है, अगर आप वहाँ नौकरी करने के लिए जा रहे हैं तो। अब दोस्तों किन 21 कंट्रीज़ को, वो कौन सा 21 कंट्रीज़ है जिनको गमका मेडिकल करवाना अनिवार्य है इन 6 कंट्री में जॉब के लिए करने को। तो दोस्तों उस कंट्री का नाम कुछ इस प्रकार है: बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडिया, इथोपिया, घाना, इंडोनेशिया, जॉर्डन, केनिया, लेबनान, माली, मोरक्को, नेपाल, नाइजर, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, सूडान, तंजानिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा। दोस्तों ये 21 कंट्री हैं जिनको गमका मेडिकल मस्ट है करवाना वर्क वीज़ा लेने से पहले इस कंट्रीज़ का। ओके, अब बात करते हैं कि गमका मेडिकल आप बुक कैसे करा सकते हैं ऑनलाइन। दोस्तों बुक कराने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा आप गूगल पे जाके जीसीसी मेडिकल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। वो आप आसानी से वहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट का जो डिटेल है वो एंट्री करेंगे और आपका टिकट बुक हो जाएगा। क्या हम स्पेसिफिक मीन्स किसी एक निश्चित मेडिकल सेंटर का चयन कर सकते हैं, मीन्स सेलेक्ट कर सकते हैं अपने मेडिकल के लिए? तो दोस्तों बिल्कुल आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनका जितना भी है मेडिकल सेंटर प्रोवाइड करने का सिस्टम वो एल्गोरिथम बेस पे ऑटोमेटिक होती है। आप जैसे अपना डिटेल प्रोवाइड करोगे, पेमेंट आप करोगे, वो ऑटोमेटिक आपको एक सेंटर का एड्रेस नाम दे देगा, वहाँ पे जाके आपको मेडिकल करवाना होता है। आप मैनुअली कोई सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा होगा तो सारे के सारे फिट आ जाएंगे, कोई बीमारी नहीं निकलेगा। दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन है, क्या कैंडिडेट सिटीज़, अगर मानो आप दिल्ली में हो तो क्या कोलकाता का आपने दिल्ली का निकाल लिया, अब चाहते हो कि भाई मैं तो 2 दिन बाद कलकत्ता में जाके करवाना चाहता हूँ ये मेडिकल, तो क्या ये पॉसिबल है? जी दोस्तों, एक बार पर्ची निकल जाने के बाद ये चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, 21 दिन आप वेट कर लो, वो 21 दिन के बाद वो जो गमका स्लिप हो वो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद एक नया बुकिंग आप कर सकते हो। ऐसे करके आप दूसरा सिटी चेंज कर सकते हो। ठीक है, गमका मेडिकल अपेयर होने में, ऑनलाइन अपेयर होने में कितना दिन लग जाता है? दोस्तों गमका मेडिकल अपेयर होने में मैक्सिमम 26 डे लगता है, और कम से कम 2 से 3 दिन में आजकल वो आ जाता है। मैंने इतना सारा मेडिकल करवाया, वो 2 से 4 दिन के अंदर ऑनलाइन हो जाती है, अगर आप फिट है तो। अगर आप रिपीट पे नहीं हो तो, रिपीट हो गए तो वो डेट बढ़ता रहेगा। हाँ, पैसे कितना लगते हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए? तो दोस्तों ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको $10 का एक पर्ची कटेगी, $10 कटेगी आप पर्ची, और वो जो $10 है वो पूरा मैनेज हो जाता है आपका टोटल अमाउंट में। जैसे आपको समझ लो सऊदी के लिए 55 या 5200 का लगता है, 5700-5800 का लगता है अमाउंट, तो आपको ये 700-800 का जो भी है वो कट होके जो 51-5200 वो लेंगे कैश, बाकी आपका सेटल हो जाएगा यहाँ से $10 से। ठीक है, अब बात करते हैं कि एप्लीकांट, अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया और गलती से आपने कोई चीज़ मिस्टेकली
गलत डाटा आपने डाल दिया है तो उसको चेंज कैसे करवाएंगे। सपोज दैट नाम में स्पेलिंग या पासपोर्ट नंबर या डेट ऑफ बर्थ कुछ आपने गलत कर दिया तो उसे चेंज कैसे करवाएंगे। सारा चीज़ सही होना ज़रूरी है वीज़ा लगने के लिए, क्योंकि ये मैच होता है आपके पासपोर्ट से वहाँ पे जाके जहाँ पे वीज़ा लगना है। तो दोस्तों इसके लिए आप खुद से नहीं कर सकते, आप जिस मेडिकल में आपका सेंटर पड़ा उस मेडिकल में आप जाएंगे और वहाँ पे जो भी हो रिसेप्शन पे आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमारा जो डेटा है वो गड़बड़ हो चुका है, आप प्लीज़ इसे करेक्ट कर दे, तो वो करेक्ट कर देगा। और करेक्शन का एक आईडी मिलेगा, वो आईडी आप ज़रूर ले लें उनसे, ओके, ताकि आगे आप चेक कर सकें इस चीज़ को करेक्ट हुआ है कि। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे कि गम का स्लिप निकलने के बाद जब हम जनरेट कर लेते हैं अपना स्लिप तो कितने दिन के अंदर हमें मेडिकल करवाना नेसेसरी होता है। तो दोस्तों 21 डेज़ का आपको डेट टाइम मिलता है, 21 दिन के अंदर आप कभी भी जाके ये मेडिकल करवा सकते हैं। बट मेरा सजेशन रहेगा कि जितना जल्दी हो सके स्लिप निकलने के बाद उतना जल्दी करवा लें आप, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपने मेडिकल करवाया और वो रिपीट में आ गया, चेस्ट में इन्फेक्शन होने के कारण या ब्लड में कोई इन्फेक्शन होने के कारण वो रिपीट हो जाता है, कई बार देखा गया है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है रिपीट। तो रिपीट होने के बाद आपके पास टाइम रहे उस पर्ची में, क्योंकि 21 दिन के बाद वो रिपोर्ट आपका नहीं दे सकता, तो उससे पहले ही उनको ये सारा चीज़ करना पड़ता है, रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है। तो आप जैसे आज पर्ची निकालें, आज ही आप चले जाओ या कल चले जाओ, जितना आप रिपोर्ट पर्ची तभी निकालें जब आपको मेडिकल करवाना हो, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो इनकेस अगर आपने अप्लाई करा, आपने पैसा भी कट गया बट गम का स्लिप प्रिंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे। दोस्तों इसके लिए ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, एक टोकन नंबर आपको मिलेगा और आपने जो उस टोकन नंबर से अप्लाई करा है आपका पर्ची नहीं निकला है तो एक बार आप चेक भी कर लें, वहाँ प्रिंट गम का करके आता है, प्रिंट वाले पे जाके चेक कर लें, प्रिंट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज आप उनका एक ईमेल आईडी है जो आपको सपोर्ट में मिल जाएगा, support@gcchmc.org करके आप इस पर मेल करेंगे, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे जी स्लिप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हम दो बार पेमेंट कर दे गलती से एक ही पर्ची के लिए तो क्या हमारा वो पेमेंट रिफ़ंड होगा। दोस्तों ऑफकोर्स ये पेमेंट आपको रिफ़ंड हो जाएगा बट थोड़ा टाइम लगेगा, रिफ़ंड हो जाएगा। आप मेल करें, सपोर्ट वाला जो मैंने ईमेल आईडी अभी आपको बताया था उस पर आप मेल करें, वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, वो आपका जो फंड एक्स्ट्रा कटा है वो रिफ़ंड हो जाएगा। अब लास्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं दोस्तों, क्या इन केस एप्लीकेंट फेस द टेक्निकल इशूज़, क्या आपको टेक्निकल इशूज़ कुछ आती हैं रजिस्टर करने में या प्रोसेस करने में तो आप मेल कर सकते हैं उनके सपोर्ट टीम को। तो दोस्तों ये था कुछ हमारा गम का स्लिप आप कैसे कटेंगे, कैसे क्या होगा गम का के बारे में, ये सारा डिटेल मैंने आपको दिया था। अब तो दोस्तों मेडिकल टाइप की, दोस्तों मेडिकल दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल मेडिकल और दूसरा गम का मेडिकल। तो नॉर्मल मेडिकल जो होता है दोस्तों वो आप कहीं से भी करवा सकते हैं, आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल से करवा सकते हैं। नॉर्मल मेडिकल एज पर द रिक्वायरमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड किया जाता है वीज़ा इशू होने के लिए आप करवा सकते हैं। नॉर्मल मेडिकल जो है वो किन किन कंट्रियों के लिए होता है, तो दोस्तों गल्फ़ कंट्री में मात्र अब ऐसा 2, 3, 4 ही कंट्री बचे हैं जहाँ के लिए नॉर्मल मेडिकल होता है। मोस्ट ऑफ द एक दुबई के लिए जो 6 बाकी का राज्य बचे हैं, एक अबू धाबी को छोड़ के वहाँ के लिए होता है, तो दूसरा कतर के लिए होता है, ये होता है। बाकी जो इराक ईरान वगैरह है इधर तो लड़के उतना जाते ही नहीं आज के डेट में, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है वहाँ। तो दोस्तों बस दुबई और कतर ये 2 जगह के लिए आप नॉर्मल मेडिकल करवा सकते हैं, बाकी जितने भी 6 कंट्री बचे हैं उनके लिए आपको गम का मेडिकल करवाना पड़ेगा। तो गम का मेडिकल दोस्तों बात करते हैं किन का होगा। गम का मेडिकल वर्क वीज़ा वालों के लिए होगा, अगर आप टूरिस्ट पे जा रहे तो ज़रूरत ही नहीं है आपको गम का मेडिकल होने का। अब बात इसमें पेमेंट पैसा कितना लगेगा गम का मेडिकल में, तो गम का मेडिकल का दोस्तों अलग अलग कंट्रियों का अलग अलग रेट है, आप एक बार गूगल पे सर्च कर ले या संबंधित जहाँ का आपका पर्ची निकला वहाँ से पता कर लें। नॉर्मल मेडिकल का कितना चार्ज लगता है, तो नॉर्मल मेडिकल का जो चार्ज होता है दोस्तों वो डिपेंड करता है कि वो आपका हॉस्पिटल्स कैसा है, उसका फैसिलिटी कैसा है। अगर वो थोड़ा हाई फाई एरिया में है तो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं, अगर लो कैटेगरी वाले एरिया में है तो थोड़ा कम चार्ज करते हैं। आप 1500 से लेकर 3000 तक का ये चार्ज होता है, आप डिपेंड करता है कि आप बार्गेनिंग करवा लें, ये आपके लिए बेस्ट है। बट सम टाइम क्या होता है कि कई जगह से आप मेडिकल करवाते हैं तो वो गारंटी भी लेता है कि अगर आप मेडिकल के कारण रिफ़ंड आते हो तो आपका कुछ पैसा रिफ़ंड दिया जाएगा, क्योंकि आपने हमारे गलती के कारण आते हो, तो वो एज ए पेनल्टी उनका होता है, वो आपको रिफ़ंड करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ये मोस्ट ऑफ द टॉपिक कि गम का मेडिकल में फ़िट कैसे हो। दोस्तों गम का मेडिकल में फ़िट होने के लिए आपको फिजिकल फिट होना बहुत ही ज़रूरी है। फिजिकली फिट होने का मतलब दोस्तों ये है कि गम का मेडिकल या नॉर्मल मेडिकल कोई भी मेडिकल आप करवाने के लिए जब जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो दिखाया जाता है वो चेस्ट में इन्फेक्शन दिखाया जाता है। अब वो इन्फेक्शन किस तरीके का होता है, तो दोस्तों कई बार आपको हैवी जो बीमारी होता है जैसे टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद निमोनिया, उसके बाद वायरल फंगल जो होता है डिजीज़ कई सारा, जैसे आपका ये कोरोना भी चल रहा है तो ये भी चेस्ट में ही आता है, ये भी आपका
चेस्ट को इन्फेक्ट करेगा। और ये सारी चीज़ें आजकल डिजिटल होने के कारण ना छोटा से छोटा सुई का जो दाग भी होता है ना चेस्ट के अंदर, तो वो डिजिटल एक्सरे पकड़ लेता है। तो दोस्तों निमोनिया का वो स्पॉट रह जाता है कई बार, अगर आपको बचपन में हुआ होता है या टीबी हो रखा होता है तो स्पॉट रह जाता है का धब्बा टाइप का। हालांकि वो कोई बीमारी नहीं है बट वो रह जाता है। और आजकल का जो मैंने बताया डिजिटल एक्सरे, वो तो छोटा से छोटा सुई को भी निकाल देगा, पिन होल जो होता है एक छोटा सुई के बराबर, वो भी आपको बता देगा धब्बा है, तो इसलिए वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आप परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, उसका इलाज हो जाता है। डॉक्टर से एक मेडिसिन लिखवा ले, टाइम लगेगा, हो जाएगा। अब कई लोग कहते हैं दोस्तों, मैंने कई लोगों से सुना है कि आप मेडिकल में जाने से पहले नारियल पानी पी ले, शहद पी ले, और भी काफ़ी सारे नुस्खे मैंने सुने हैं। तो दोस्तों ये नुस्खे वुस्खे पे कुछ मत जाइए, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए बात करते हैं मेडिकल की, फैक्ट की बात कर रहे हैं हम थोड़ा। तो दोस्तों फैक्ट ये है कि आप अभी जा रहे हो मेडिकल के लिए, करंट में आपने एक नारियल का पानी पी लिया, तो आपने तुरंत नारियल का पानी पिया, वो नारियल का पानी जाएगा कहाँ? स्टोर होगा आपके पेट में। अब वो जो हमारा बॉडी का जो तरीका है काम करने का, वो आपको जो नारियल का जो आपने पिया है वो जाएगा पेट में, और वहाँ से वो जो ज़रूरी पौष्टिक तत्व है वो आपका लीवर वहाँ से मतलब सेपरेट करेगा और संबंधित पार्ट्स को सप्लाई करेगा। तो इसमें चेस्ट कहीं से नहीं आ रहा, आपका वो पानी चेस्ट में नहीं जाएगा ताकि वो रोक दे सारी चीज़ों को और आपका सारा चीज़ साइक्लिन दिखा दे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नारियल पीने से बहुत सारा फ़ायदा है, इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है, बीमारियों से दूर रखता है। तो एक दिन पीने से कुछ नहीं होगा, आप रेगुलर पीजिए, हर एक सप्ताह में 2-4 दिन पीजिए तो आपको काम करेगा, बट इंस्टेंट काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं शहद की, तो शहद भी दोस्तों वही है, शहद गर्मी लाता है, थोड़ा इन्फेक्शन से दूर करता है, बट वो इंस्टेंट कुछ नहीं होता। अगर अभी बीमारी आपको है तो अभी कोई बीमारी आपको इंस्टेंट कुछ नहीं दूर कर सकता, इंस्टेंट कुछ इलाज नहीं होता, परमानेंट इलाज करवाइए, इंस्टेंट पे मत दौड़िए। तो इसके लिए आप एक्सरसाइज करिए, आधा घंटा आप टहलिए, रोज़ पैदल चलिए। अगर आपको चेस्ट में इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक लीजिए, एंटी फंगल का जो टैबलेट्स है वो आता है, लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं, बट इंस्टेंट कुछ नहीं होता, क्योंकि आप जो इंस्टेंट ले रहे हो वो आपके पेट में जा रहा है, चेस्ट में कहीं से नहीं जा रहा है। तो दोस्तों ये टॉपिक थी हमारा गमका मेडिकल के बारे में। आशा करता हूँ कि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई हो। अगर कुछ बचा हुआ हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर कुछ रह गया इसमें, तो ज़रूर मैं उसको भी कवर कर दूँगा। ओके दोस्तों, और एक जीसीसी कंट्री के बारे में और हिस्ट्री आपको ज़्यादा जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दें, कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री आपको बता दूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हैव अ गुड डे।